आसान शब्दों में हम आईवीएफ को कैसे समझ सकते हैं? तो शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कोई कपल आपके पास आता है और प्रॉब्लम लेके, तो किस कंडीशन में आप उसको फिर कहती हैं कि आईवीएफ की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए? हाँ, तो जो कॉमन सिनारियोज हमें मिलते हैं जिसमें मतलब आईवीएफ ही ऑप्शन बचता है, उनमें से एक तो होता है कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आईवीएफ इज दी ऑप्शन। 50 साल की महिला भी आईवीएफ 50 साल के अंदर की महिला आईवीएफ करा सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है, उन्होंने 58 साल में आईवीएफ से एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? इंडिया में तो लॉ कहता है कि 50 ईयर्स से ऊपर की फीमेल्स का आईवीएफ नहीं कर सकते। इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्चा आता है आईवीएफ की, अगर हम बात करें? आईवीएफ में खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख तक का एक साइकिल का कॉस्ट आ जाता है। लोग सुपर बेबी की भी डिमांड लेके आते हैं, तो बट देन ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं होता है। जो जैसे पेरेंट के ट्रेड्स होंगे वैसे ही बच्चे के ट्रेड्स। गुड न्यूज में दिखाया गया था कि हम एक्सचेंज हो जाते हैं। मूवी आपने देखी है? हाँ, मूवी तो देखी है, बट ऐसे पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी को ये मिथ मेरे ख्याल से स्प्रेड भी नहीं करनी चाहिए। आईवीएफ में जो इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, तो क्या इसके आगे चल के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंजेक्शन से बहुत ही सेफ होते हैं। सरोगेट मदर होती है, तो क्या ये कपल को खुद ढूंढनी पड़ती है या आप लोग प्रोवाइड करवा देते हैं? कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, तो इंटेंडिंग कपल ही कोई सरोगेट लेके आएंगे तो उसको हम सरोगेट मदर बनाते हैं। ये एग फ्रीज के जैसे स्पर्म फ्रीज भी हो सकता है? हाँ, जैसे एग फ्रीज होता है वैसे स्पर्म फ्रीज भी होता है, बट स्पर्म मेल्स में उतना एज का फैक्टर देखा नहीं गया। अच्छा, ये एग फ्रीज कैसे, क्या करते हैं, इसके प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, एग फ्रीज एक आईवीएफ का ही तरीका होता है। तो क्या खर्चा इसमें आता है? इसमें भी लगभग अराउंड 1 लाख तक खर्चा आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकूं जो आपके मन में अक्सर आ जाते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बॉडी के बाहर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। जी हाँ, इस तकनीक से जुड़े कई सवाल, कई कंफ्यूजन हमारे मन में हैं और इन सभी सवालों के जवाब और कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधिका वाजपेयी जी। ये इस फील्ड में लगभग 15 साल से हैं और आज तक 5000 से ज्यादा केसेस देख चुकी हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर राधिका वाजपेयी जी से। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो जो सबसे पहला सवाल मेरे मन में आता है वो ये है कि एक कपल जो हर तरीका अपना चुका होता है अपनी फैमिली कंप्लीट करने के लिए, और फिर वो आपके पास वो उम्मीद लेके आता है, तो जब आप उसके परिवार में वो खुशी शामिल कर पाती हैं तो कैसा फील होता है आपको? बहुत खुशी होती है। अगर हम किसी की, ये एक तरीके से किसी की हेल्प, मतलब प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन तो होता ही है, साथ में साथ आप एक ह्यूमन एस्पेक्ट उसमें जुड़ जाता है। आप उसको हेल्प कर पा रहे हैं, उसकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। चाइल्ड बेयरिंग वैसे ही एक बहुत इमोशनल एस्पेक्ट होता है किसी की भी लाइफ का। तो जब पेशेंट इतने साल की स्ट्रगल के बाद जब सक्सेसफुल होता है तो उनके साथ साथ हमारे अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर इमोशंस आ जाते हैं कि यस, हम लोग वी वर एबल टू हेल्प सच कपल्स। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, कभी कभी प्रेशर नहीं फील होता है कि एक कपल आ रहा है इतनी उम्मीद लेके और हम कंफर्म 100% इसमें श्योरिटी तो होती नहीं है आईवीएफ में, तो एक वो प्रेशर नहीं फील होता कि अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे समझाऊंगी इस कपल को? नहीं, देखिए, ये तो प्रेशर जैसे इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी साइंटिफिक तरीका है, कोई उपचार है, वो चाहे इनफर्टिलिटी आईवीएफ से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड की बात करूं, मैं किसी भी मतलब अदर स्पेशलिटी मेडिकल फील्ड की ही बात करूं, तो किसी में भी 100% श्योरिटी नहीं होती है। हम अपना बेस्ट देते हैं, जो बेस्ट हो सकता है वो पेशेंट के लिए करते हैं, बाकी तो सब भगवान के हाथ में होता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो आसान शब्दों में हम आईवीएफ को कैसे समझ सकते हैं? आईवीएफ या इसका फुल फॉर्म बोलें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आम भाषा में बोलें तो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब इन लैब यानी शरीर के बाहर,
और फर्टिलाइजेशन यानी एम्ब्रियो का बनना, जो महिला से एग्स लेके हस्बैंड से स्पर्म्स लेके जो एम्ब्रियो बनते हैं वो सामान्यतः नेचुरल प्रोसेस में महिला की शरीर के अंदर उनकी फेलोपियन ट्यूब्स में बनते हैं। जब ये प्रोसेस शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा है, हम इसे बाहर लैब में कर रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन को, तो इसे आईवीएफ प्रोसेस कहते हैं। जी, अच्छा, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? तो आईवीएफ के लिए पहले तो ऑब्वियसली जो इनफर्टाइल कपल है उनका वर्कअप किया जाता है, एक शुरुआती जांचें की जाती है देखने के लिए कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, हमें और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। उसके बाद फिर जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम 3 भाग में देखते हैं। जैसे शुरुआत वाला पार्ट जो होता है, जब हम पेशेंट की, महिला की सेकेंड डे ऑफ साइकिल से स्टार्ट करते हुए उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। ये इंजेक्शन देने का प्रोसेस 10 to 12 डेज़ का होता है और उसमें बीच में हमें अल्ट्रासाउंड करके भी देखना होता है, देखने के लिए उनके फॉलिकल्स की ग्रोथ कैसी है। जब एक 10-12 दिन के इंजेक्शंस पे उनके फॉलिकल्स ग्रो कर जाते हैं, फिर हम उनका सेकेंड स्टेप करते हैं जो होता है एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप प्रोसेस। ये प्रोसेस बेहोशी में होता है। कोई पेशेंट को चीरा टाका नहीं लगता है। पेशेंट को आधे घंटे का प्रोसेस होता है, सुबह एडमिट करते हैं, प्रोसेस करके 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करके छुट्टी करते हैं। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है ये? हाँ, तो एग पिकअप जो एग्स हमने जो स्टिमुलेट किए हैं, जो बढ़ाए हैं, उन्हीं को अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में बेहोशी के अंदर पेशेंट के शरीर से निकालते हैं। अच्छा। फिर ये एग्स निकाल लेने के बाद फिर हम हस्बैंड से स्पर्म्स लेके एम्ब्रियोज लैब में बनाते हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम कितने एग्स और स्पर्म आप निकालते हैं एक प्रोसेस? एग स्पर्म्स और एग्स जितने भी मिलेंगे वो पेशेंट के फैक्टर इनहेरेंट उनकी उस पर डिपेंड करता है। उनका फैक्टर्स क्या, उनका AMH क्या है, उनके फॉलिकल का काउंट कितना था, जितना रिजर्व उनका होता है। एग रिजर्व एक टर्म होता है जिसका अर्थ होता है कि पेशेंट के शरीर के अंदर अंडों की या एग्स की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये एग रिजर्व पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने एग्स मिलेंगे। तो जितना पेशेंट का रिजर्व होता है उस हिसाब से हम एग्स रिट्रीव करते हैं। फिर हस्बैंड से स्पर्म्स लेके ऑब्वियसली हम पहले एवेल्युएट कर लेते हैं, उस हिसाब से पेशेंट को काउंसिल करते हैं, बताते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी होती है उनके केस में। फिर एम्ब्रियोज बना लिए, फिर हम उसको एम्ब्रियोज को लैब में कल्चर करते हैं। फिर उसके बाद फिर एम्ब्रियोज को एक कैथेटर में लोड करके महिला के गर्भाशय के अंदर अल्ट्रासाउंड में गाइडेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ये थर्ड पार्ट होता है। तो पहले हमने स्टिमुलेट किया, फिर हमने एग्स रिट्रीव किए, हस्बैंड से लेके एम्ब्रियोज बना लिए और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। ये पूरा एक IVF प्रोसेस करती है। अच्छा, ये जो एम्ब्रियोज बना लिए ये कैसे पॉसिबल होता है? आपने एग्स ले लिए, स्पर्म ले लिया, उसके बाद कैसे उसको फ्यूज़ करते हैं? हाँ, तो 2 तरीके होते हैं। एक तो वही IVF प्रक्रिया जिसे कहते हैं, जिसमें हमें डिश में एग्स के साथ स्पर्म्स को रख देते हैं और फिर वो अपने आप फर्टिलाइज होता है। दूसरा एक ICSI टेक्निक होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें क्या करते हैं, टेक्निकल है तो उसमें हम एग्स को होल्ड करके फिर स्पर्म्स को दूसरी नीडल में होल्ड करके स्पर्म्स को एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी फीमेल को हम इंजेक्शंस देते हैं पहले, ठीक है, तो क्या वो पेनफुल होता है प्रोसेस? देखिए, इंजेक्शंस लेना, एक ट्रेन स्टाफ नर्स होती है तो पेनफुल भी नहीं होता है, बट हाँ 10 to 12 डेज़ का इंजेक्शन थोड़ा तो पेनफुल होता है। बट हैविंग सेड दैट, इसके अलावा ये प्रोसीजर बहुत ही पेन फ्री है। पेशेंट को ऑलमोस्ट निल कॉम्प्लिकेशन होती है एंड वेरी मिनिमल साइड इफेक्ट्स, तो बहुत वेल टॉलरेटेड प्रोसीजर होता है। ओके। अच्छा, कोई कपल आपके पास आता है और प्रॉब्लम लेके, तो किस कंडीशन में आप उसको फिर कहती हैं कि IVF की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए? तो जो कॉमन सिनारियोज हमें मिलते हैं जिसमें मतलब IVF ही ऑप्शन बचता है, उनमें से एक तो होता है कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो IVF इज़ दी ऑप्शन। उसके अलावा अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, आपने चॉकलेट सिस्ट का नाम सुना होगा, अगर वो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, बड़े बड़े चॉकलेट सिस्ट हैं, तो हम पेशेंट से कहते हैं बहुत डिले ना करें, IVF के लिए प्लान करके प्रेगनेंसी करके कर ले। ठीक है, इसके अलावा अगर सिवियर मेल फैक्टर है, यानी कि यदि शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणु में काफ़ी गड़बड़ी है, जो शुक्राणु के पैरामीटर्स एसेस किए जाते हैं उसमें काफ़ी गड़बड़ी है, तो भी वो नॉर्मल तरीके से कंसेप्शन पॉसिबल नहीं होगा और हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप IVF के लिए जाएं। इसके अलावा अगर ओवुलेशन में प्रॉब्लम है पेशेंट को और वो और तरीके की ट्रीटमेंट ले चुके हैं मगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो भी IVF से उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। इस नेक्स्ट आता है यदि महिला का मासिक धर्म बंद हो चुका होता है। अगर पेशेंट, कुछ लोग आती हैं एडवांस्ड एज की, 40+ एज है, 45+ है, तो 45 से 50 की एज के बीच पेशेंट जो है IVF करके प्रेगनेंसी कर चुक सकती है यदि उनका मासिक धर्म बंद हो चुका हो तो भी। या फिर ऐसी भी महिलाएं हैं कि मतलब अनकॉमन नहीं है देखना कि कम उम्र में भी मासिक धर्म पेशेंट्स का बंद हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स भी IVF से लाभान्वित हो सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा पहले जो ट्रीटमेंट, मान लीजिए किसी ने और ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिए हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन लिया है, आईयूआई कराया है, आईयूआई 3-4 बार ट्राई कर चुके हैं, नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसके बाद फिर वो आईवीएफ करा लें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 40, 45, 50 साल की महिला भी आईवीएफ के द्वारा 50 साल के अंदर की महिला आईवीएफ करा सकती है। अच्छा, और मिनिमम एज अगर हम देखें तो किस, आपने अभी तक जो पेशेंट हैंडल किए हैं तो मिनिमम कौन सी एज का आपने आईवीएफ किया? 23 ईयर्स की। 23? क्योंकि उनकी ट्यूब्स ब्लॉक थी और वो आए थे और उनको मतलब प्रेगनेंसी चाहिए थी। तो कितने साल हो गए थे उनकी शादी को? उनको 2 साल ही हुए थे। अच्छा। बट ट्यूब्स ब्लॉक थी। और एक और केस था जिसमें कि हस्बैंड में नील शुक्राणु थे। ऐसे केसेस थे जिसमें हमने 23-24 ईयर्स में आई। अच्छा, अगर हस्बैंड में नील थे शुक्राणु, तो फिर कैसे पॉसिबल हुआ आईवीएफ? तो शुक्राणु नील होने पे हमें एसेस करना पड़ता है कि क्या कारण है कि शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं। तो ये होता है कई बारी कंडीशन कि शुक्राणु शरीर में तो बन रहे हैं, उनके टेस्टिकल्स जो पुरुषों का अंडाशय जिसे बोलें, उसमें टेस्टिकल्स में स्पर्म्स बन तो रहे हैं बट शरीर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बेहोशी में भी ये प्रोसीजर होता है जिसे टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन बोलते हैं। तो टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाल के फिर वाइफ से एग्स लेके एम्ब्रियो बना के फिर प्रेगनेंसी। ओके, तो ऐसे पॉसिबल है। अच्छा, अगर हम देखें तो आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना है? हाँ, देखिए स्टैंडर्ड सक्सेस रेट आईवीएफ का, वैसे तो आईवीएफ का सक्सेस रेट मेनली डिपेंड करता है कि पेशेंट और उनके हस्बैंड की प्रोफाइल क्या है। अगर सिंपल अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का केस है या ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स का केस है तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है, 60% प्लस रहता है। और अगर पेशेंट के ही कुछ ऐसे फैक्टर्स है जैसे एग रिजर्व उनका कम है, उनकी लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं अच्छी है, तो इस स्थिति में अपने आप सक्सेस रेट उनका कम हो जाता है, सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। अच्छा, एक जो अहम सवाल है जो सभी लोग जानना चाहते होंगे, इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्चा आता है आईवीएफ की अगर हम बात करें? आईवीएफ में खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख तक का एक साइकिल का कॉस्ट आ जाता है। अच्छा, एक साइकिल की अगर बात करें तो मतलब एक साइकिल की बात करें तो वही जैसे मैंने बताया हार्मोन्स के इंजेक्शन लगने वाली बात। वो तीनों चीज़ें जो मैंने बताया, पहले हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, फिर हम उनका एग रिट्रीवल प्रोसेस करते हैं, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अच्छा, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके भी कुछ अटेम्प्ट्स होते होंगे कि एक बार 2 बार? तो वही मतलब एक, तभी मैं बोल रही हूँ एक साइकिल मीन्स वन प्रोसेस कंप्लीट टिल एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। अच्छा, मैंने सुना है कि आईवीएफ प्रोसेस से पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती हैं पेशेंट को। सभी पेशेंट्स में नहीं ज़रूरत होता है उसका। एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, वो हार्मोनल पिल्स होती हैं, उनका और भी दूसरे पर्पस होते हैं जी। ठीक है, तो सब पेशेंट्स में नहीं, बट कुछ पेशेंट में यदि हमें कुछ सिस्ट लग रही है, सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट है, उनको रिजॉल्व करना है, तो उस स्थिति में हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का दे सकते हैं, बट उसका रोल डिफरेंट है यहाँ पे। कॉन्ट्रासेप्शन का पर्पस से हम नहीं दे रहे, हम उनको इसलिए दे रहे हैं कि वो सिस्ट उनकी रिजॉल्व हो जाए। ओके। अच्छा, अभी हमने बात करी एज की, तो ये था कि 50 साल की उम्र तक आईवीएफ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिद्धू मूसेवाला की जो माँ है, उन्होंने 58 साल में आईवीएफ से एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है? कोई लॉ है इसके लिए या फिर कैसे पॉसिबल हो गया ये लॉ के विरुद्ध है। मैं तो इंडिया में तो लॉ कहता है कि 50 ईयर्स से ऊपर की फीमेल्स का आईवीएफ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो अब उन्होंने कैसे किया इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, बट हाँ, इट इज़ नॉट अलाउड इंडिया में, ये अलाउड नहीं है। मतलब अलाउ नहीं है कि खतरा है इसमें? खतरा भी, माँ की सेहत को खतरा है, इसीलिए अलाउड नहीं है। ओके। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहती हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके कोई सामने आया जो आपने इससे पहले कभी फेस ही नहीं करी, वैसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसा कोई केस, कुछ एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहती हो? ऐसे तो केसेस आते रहते हैं जी। मतलब रेयर केसेस में आते हैं जब कभी कभी हमें जैसे पहले रिपोर्ट, जैसे मान ली एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसकी पहले की स्पर्म की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, तो हमें लगा था कि अच्छे से हो जाएगा, बट जिस दिन हमने उनका सैंपल लिया ओवम पिकअप वाले दिन स्पर्म्स ना के बराबर थे। मुश्किल से पूरी, जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, मुश्किल से पूरी फील्ड में 1 या 2 मूवमेंट दिख रहे थे। तो हमें भी टेंशन थी कि हाँ कैसे होगा। हम हस्बैंड को, पेशेंट को बोल चुके हैं कि पैरामीटर्स ठीक है, बट ये है कि अच्छी टेक्निक की बदौलत ये पॉसिबल था कि हमने जो भी एक आध मिल रहे थे वो भी हमने उठा के प्रोसेस किया, इक्सी किया, और फिर उनको जो एम्ब्रियो भी उनके अच्छे बन गए और ट्रांसफ़र किया और उनको प्रेगनेंसी हो गई। ओके। अच्छा, कभी लोग सुपर बेबी की भी डिमांड लेके आते हैं
कि मेरा बेबी IVF हो रहा है तो सुपर बेबी होना चाहिए, बाल घुंघराले होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिकेशन भी होती है लोगों की, कुछ ऐसी डिमांड आती है? इस तरीके की स्पेसिफिकेशन तो नहीं, बट हाँ ये ज़रूर लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब बेटर, अच्छा दिखने वाला, और ये सारी चीज़ें तो बोलते हैं। तो बट देन ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं होता है। जो जैसे पेरेंट के ट्रेड्स होंगे वैसे ही बच्चे के ट्रेड्स होंगे। तो ये समझाना थोड़ा सा आसान रहता है कि मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं? रेयरली मुश्किल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट समझ जाते हैं। और लड़का लड़की की भी डिमांड आती है कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए? हाँ, बोलते तो हैं पेशेंट्स, बट देन हाँ ये पॉसिबल नहीं है कर पाना। जी। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि IVF में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है मतलब? हाँ, तो जुड़वा बच्चे IVF में इसलिए होते हैं कि हम जो यूजुअली जो एम्ब्रियो, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो ट्रांसफ़र करते हैं वो यूजुअली 2 ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। हाँ, तो 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के साथ प्रेगनेंसी ट्विन भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। ओके। 50-50 चांस रहता है लगभग। तो अगर ट्विन लग गया है तो दोनों ही इम्प्लांट हो गए तो ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर एक कोई इम्प्लांट हुआ तो सिंगल रहती है। ओके। अच्छा, जैसे गुड न्यूज़ में दिखाया गया था कि स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं, मूवी आपने देखी है? हाँ, मूवी तो देखी है, हाँ, बट तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी को ये मिथ मेरे ख्याल से स्प्रेड भी नहीं करनी चाहिए जी। क्योंकि इस लैब में काम बहुत ही एथिकली और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। विटनेसिंग होती है जिससे कि ये चीज़, ये पेशेंट के साथ ये बहुत बड़ा वो हो जाएगा धोखा, तो ये चीज़ ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है और ऐसा कभी होता भी नहीं है। ओके। अच्छा, IVF में जो इंजेक्शंस वगैरह देते हैं तो क्या इसके आगे चल के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंजेक्शन से बहुत ही सेफ होते हैं। इवन पेन भी पेशेंट को मतलब इतना नहीं होता है, और हार्मोन्स की डोजेज और वो इस तरीके से रखी जाती हैं, इस तरीके से सेट है, उनकी क्वालिटी इंजेक्शंस की इस तरीके से सेट है कि पेशेंट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं होती है। ओके। अच्छा, अब हम सैरोगेसी की अगर बात करें तो IVF और सैरोगेसी में क्या डिफरेंस है, कुछ समझाएंगे आप? जी। IVF तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम पेशेंट से एग्स और उनके मेल पार्टनर से स्पर्म्स लेके एम्ब्रियोज बना के पेशेंट के ही यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सरोगेसी में फ़र्क ये होता है कि हम जो इंटेंडिंग कपल है जिनको बच्चा चाहिए उनका एम्ब्रियोज बना लिया, और जो फीमेल पार्टनर है उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती, तो उस स्थिति में जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसे उन फीमेल पार्टनर या वाइफ की यूट्रस में ना ट्रांसफ़र करके किसी थर्ड पर्सन या किसी अन्य महिला के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर वो जो प्रेगनेंसी होती है उसे वो जिन्हें सरोगेट मदर कहते हैं, जो थर्ड पार्टी है, वो कैरी करते हैं और फिर डिलीवरी के बाद बच्चा इंटेंडिंग कपल को दे देते हैं। तो ये प्रोसेस सरोगेसी होता है। ओके। तो जो ये सरोगेट मदर होती है तो क्या ये कपल को खुद ढूंढनी पड़ती है या आप लोग प्रोवाइड करवा देते हैं? नहीं, तो हाँ, अभी जो ART एक्ट जो नया आया है उसके अकॉर्डिंग तो कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। तो इंटेंडिंग कपल ही कोई सरोगेट लेके आएंगे तो उसको हम सरोगेट मदर बना सकते हैं। अच्छा, तो अगर जो है क्या पॉसिबिलिटी होती है कि अगर सैरोगेसी करवा रहे हैं हम तो सैरोगेट मदर के भी कुछ लक्षण बच्चे के अंदर आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है? नहीं, तो देखिए लक्षण तो आते हैं वो जीन्स के थ्रू आते हैं। जी, ठीक है, तो जीन्स तो हस्बैंड वाइफ के हैं। हाँ जी। जो बच्चा कैरी करता है वो तो बस बच्चे का भरण पोषण कर रहा है। जी जी जी। अच्छा, जैसा कि माना गया है कि 20 से 30 साल की उम्र तक जो है लोग शादी कर रहे हैं आजकल, ठीक है, और जो मेन एज मानी गई है अच्छी प्रेगनेंसी अगर जो है वो एज वो 20 से 30 साल की, लेकिन आजकल लोग करियर के चक्कर में 30 साल के बाद ही शादी कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें घूमना फिरना भी है, लाइफ एंजॉय करनी है, तो ऐसे में उनके पास IVF के अलावा और कोई ऑप्शन है जो वो चूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक तो वो कर सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन रखें। बहुत जैसे प्रोवन तो नहीं है, कहीं ऐसे मेंशन नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो अच्छा जीवन शैली अपनाते हैं, मतलब जो जैसे स्मोकर्स हैं या जो अल्कोहलिक्स हैं, उनका एक रिजर्व समय से जल्दी फॉल होता है। जो जंक फूड लेते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स के भरा हुआ जो केन फूड होता है, ये सब पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को ही डाउन करता है। तो पहले तो लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी। हाँ, दूसरी चीज़ एक पॉसिबल है कि अगर जो महिला तुरंत प्रेगनेंसी या फैमिली नहीं प्लान करना चाह रही हैं, वो अपना एग फ्रीज करवा सकती हैं। एग फ्रीज करवा के फिर वो अपना मतलब जब भी चाहें, एग फ्रीजिंग इज़ सच ए गुड ऑप्शन कि अगर मान लीजिए वो 30 साल में अपना एग फ्रीज करवा रही हैं, उसके बाद वो 5 साल भी शादी के बाद भी शादी करती हैं, तो उनके एग्स की एज 30 ईयर्स ही होगी। तो एज का जो इफेक्ट आता है जो एग की क्वालिटी और नंबर पे, वो उस पर नहीं आएगा।
तो एग फ्रीजिंग से ये पॉसिबल है कि आप थोड़ा अपना करियर से रिलेटेड या फिर जो भी रीज़न है आपके, उसकी वजह से अगर आप फैमिली डिले करना चाहती हैं तो आप एग फ्रीज करा लीजिए और फिर आप जब मन चाहे तब प्रेगनेंसी प्लान। ओके, तो ये एग फ्रीज के जैसे स्पर्म फ्रीज भी हो सकता है? जैसे एग फ्रीज होता है वैसे स्पर्म फ्रीज भी होता है, बट स्पर्म मेल्स में उतना एज का फैक्टर देखा नहीं गया है। तो स्पर्म फ्रीज हम करते हैं, जिसे हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं, उन पेशेंट्स में करते हैं जैसे कोई मेल है जिसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उनको कीमोथेरेपी लगनी है, और कीमोथेरेपी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दवाएं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ही उनका दुष्प्रभाव होता है। तो इसलिए अगर कोई मेल आया है जिसको आगे किसी कैंसर है, उनको कीमोथेरेपी एडवाइज्ड है, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनके स्पर्म सैंपल्स जो है, सीमन सैंपल्स फ्रीज कर लेते हैं, मल्टीपल सैंपल्स, और फिर वो ट्रीटमेंट करवा के फिर जब उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो ये फ्रोजन सैंपल यूज़ करके वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अब जैसे आपने अभी कीमोथेरेपी की बात करी कि उसके बाद जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इफेक्ट आ सकता है, तो क्या कोरोना के बाद भी ऐसा कुछ केसेस मतलब आए हैं सामने कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है? देखिए, इस पे अभी कोई इतनी मतलब सॉलिड एविडेंस नहीं है, बट हाँ कुछ स्मॉल स्टडीज़ हैं, बट अभी ये कहना मुश्किल है कि कोरोना की वजह से इस तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे महिलाओं के और पुरुषों के। अच्छा, ये एग फ्रीज कैसे, क्या करते हैं, इसके प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, एग फ्रीज एक आईवीएफ का ही तरीका होता है। इसमें हम, जैसे मैंने बोला था कि हम पहले हार्मोन्स के इंजेक्शन देके फिर महिला से एग रिट्रीवल करते हैं, और जो एग रिट्रीव किए उन्हें ही डिन्यूड करके, मतलब एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर उसको एग को उससे गुजरना होता है, उसके बाद एग्स, अच्छे एग्स जो मिलते हैं उन्हें हम फ्रीज कर लेते हैं। मतलब एम्ब्रियोज बनाने के बजाय एग्स जो मिले उनको हमने फ्रीज कर लिया, ये एग फ्रीजिंग प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, तो क्या खर्चा इसमें आता है एग फ्रीज? इसमें भी लगभग अराउंड 1 लाख तक खर्चा आ सकता है। और मतलब स्पर्म फ्रीज करवाएं या एग फ्रीज करवाएं? नहीं, स्पर्म फ्रीजिंग का कॉस्ट थोड़ा कम आता है। एग फ्रीजिंग में क्योंकि हमें इतने हार्मोन्स के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बेहोशी में पेशेंट का प्रोसेस होता है, एनेस्थीसिया लगता है, ये सारी चीज़ें लैब चीज कंज्यूमेबल्स, ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो उसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। स्पर्म फ्रीजिंग में तो हम सीमन सैंपल ले लेते हैं, इट हैज़ टू गो थ्रू अ स्मॉल, मतलब कुछ मीडिया उसमें यूज़ करके फिर वो फ्रीज करना होता है, तो उसमें उतना कॉस्ट नहीं। लगभग कितना आता होगा फिर भी? 10 to 20,000। अच्छा, मतलब अगर किसी कपल को शादी करनी है 30 के बाद, फिर एंजॉय करना है, तो 1.5 लाख रुपए साइड कर दे उसके बाद जो है वो अपना लाइफ एंजॉय करे, और जब प्रेग्नेंट होने का मन हो तब वो हो सकता है। अच्छा, आखिर में बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज के यूथ को आप क्या, जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है? क्या कहना चाहेंगे आप? वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि पहले तो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, रात को देर तक पार्टीज़ करना अच्छी आदत नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ वेरी बैड थिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, टाइमली एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज नहीं, बट हाँ मॉडरेट एक्सरसाइज इन मॉडरेशन इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अच्छी जीवन शैली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं फर्टिलिटी और इससे रिलेटेड बात करूँ तो डेफिनेटली टाइमली प्रोसेस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है कि अगर डिले करते हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपको पहले तो टाइमली अगर प्रेगनेंसी प्लान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिले करना ही है तो जो आजकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका फ़ायदा उठाइए, और एटलीस्ट रीच आउट टू अ डॉक्टर, रीच आउट टू अ काउंसलर, वो आपको बताएंगे कि आपके केस में बेस्ट क्या है, और उस हिसाब से फिर एक्शन लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, और अगर सुन लिया है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप फायदे में रहेंगे बल्कि आप आने वाले समय में इन परेशानियों से दूर भी रहेंगे। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आईवीएफ से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।